वो मुसलसल मज़ीद तेज़ी से हाथ चला रहा था, बल को अपने साथ आगे पीछे करता। उसे सामने से आते किसी को देखकर 1 सेकंड में बाल रोककर अपने पाँव से निकालते हुए उछालता। खुद ही बर्नर करता आगे की जानिब बढ़ा। कीजा मुंह खोले हैरानगी से उसे देख रही थी कि वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा था, गोल कर चुका था। ओ वो वहाँ बैठे सब लोगों में से तकरीबन लड़कियाँ चीखते हुए उसे सराह रही थीं। फ़रीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। राहिफ, जो कब से सारी यूनिवर्सिटी में उसे ढूंढता फिर रहा था, उसे ग्राउंड में आराम से खेलते देख गुस्से से बोला। एक हवा आ रही थी, मैं बोर हो रहा था। हाथ में पकड़ी अपनी बोतल सर पर डालते हुए वो लापरवाही से बोला, ये वी टॉलिंग, रुक रही हो? ओह अरोवी। अभी वो कुछ कहता उससे पहले ही पीछे से आती मारिया की आवाज़ परवरी। राहिफ को नज़रअंदाज करता मारिया की जाने पड़ा। मुझे एकदम से वरी का ख्याल आया। मारिया तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। राहिफ ने एक नज़र इकताए हुए चेहरे के साथ वरी को देखा और कहा, और तुम्हारा क्या हाल है जान? मारिया अभी तक उसके साथ चिपकी हुई थी। राहुफ ये सब देख रहा था, जबकि वरी ने मारिया की गर्दन में बाजू डाल रखे थे। राहुफ गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन वरी एक आंख दबाकर मुस्कुरा रहा था। फिर वो अपने बैग की तरफ बढ़ गया, जबकि राहुफ गुस्सा जब्त किए उसके पीछे चलने लगा। अभी तक नाश्ता नहीं बना? कब से अंदर लगी हुई हूँ मैं, लड़की। अतीका तेजी तेजी से हाथ चलाते हुए टेबल पर चीज़ें लगा रही थी। बस अतीका, अभी बन गया है, ऐसे मुंह मत बनाओ मैडम, जवाब में उसने कहा। और एक ये है, कब से बेचारे बच्चे भूखे बैठे हैं, मेरे लिए जल्दी करो मैडम। उस पर जवाब आया, हाँ, पता है कितना जुल्म हो रहा है। नबी ने गहरा सांस लेकर शुक्र अदा किया और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, चलो इस जान पर तो रहम आया। ये कहते हुए वो बाहर की तरफ बढ़ गई, जबकि नबी वहीं पीछे रह गया। वालेकुम अस्सलाम जान बीबी, आप कैसी हैं और आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, शुक्र है अल्लाह पाक का। तुम सुनाओ, आज इतने सालों बाद माँ की याद आ गई। रज़िया बेगम की ज़बान पर शिकवों भरे अल्फाज थे, मगर सांसों में अब भी अपनायत बाकी थी। जान बीबी, मुझे माफ़ कर दे। मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, मगर मेरा रब गवाह है कि मैंने आपको कभी नहीं भुलाया। वो टूटती आवाज़ में बोली। इतने बरसों बाद भी वो अपनी माँ को दिल से निकाल ना सकी थी। वो जानती थी कि गलती उसकी थी, मगर ये एहसास उसे अंदर ही अंदर तोड़ता रहा था। मेरा सिर्फ एक ही शिकवा था, तुम भी सबकी तरह मुझे छोड़ गई। तुम्हें अंदाज़ा भी है मैंने कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त की, न जाने कितनी रातें अपनी बेटी को याद करके रोई हूँ। जान बीबी की आवाज़ में बरसों का दर्द साफ महसूस हो रहा था। वो मज़ीद ना सुन सकी, आंसू बेख्तियार उसकी आंखों से बहने लगे। मुझे माफ़ कर दे, अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। खुदा के लिए मुझे गुनाहगार ना बनाए, मुझे मज़ीद मत तड़पाएं जान बीबी। मेरी तमाम तड़प ख़त्म कर दे, मेरे बेचैन दिल को सुकून दे दे। अगर माँ को अपनी बेटी की इतनी ही फ़िक्र होती है तो फिर वो अपनी बेटी को इतनी तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त करने देती है? वो रोते हुए बोली, जबकि दूसरी तरफ जान बीबी खामोश थी। जान बीबी, मगर अगर कुछ नहीं तो वही करो जो कह दिया है, मगर अगर वो कर सकती है तो याद रखो अभी तुम्हारी माँ बाकी है। वो हतमी अंदाज में बात ख़त्म करते हुए बोले। कुछ लम्हे खामोशी में गुजर गए। जान बीबी उसकी सिसकियों को खामोशी से सुनती रही। मेरी बेटी कैसी है जान बीबी? ये सवाल सुनकर जान बीबी मजबूर हो गई। उन्होंने फ़ोन बंद किया और आंसू छुपाते हुए कमरे के अंदर की तरफ बढ़ गईं। खुद आकर देख लो, आ जाओ, वो रोते हुए बोले। वो काफ़ी देर से अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मगर अब उसके बस से बाहर हो रहा था। What are you doing, मिस्टर वरियम? प्रोफेसर ने गुस्से से लाल चेहरे के साथ जोर से डांटा। सर, मैंने क्या किया है? वरी ने मासूमियत से पूछा। आप आधे घंटे से मुझे देख रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है मेरे हाथ में? वो बेफिक्री से बोला। प्रोफेसर ने गुस्से से उसके हाथ की तरफ इशारा किया। ये क्या है? वरीम ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर मासूमियत से बोला, सर, ये तो मेरा हाथ है। क्लास में खड़े सब लोग हंसी रोकने की कोशिश करने लगे, जबकि प्रोफेसर का गुस्सा मजीद बढ़ गया। सर, इसके हाथ बहुत खूबसूरत है, इसीलिए देख रहा हूँ। वो अपने सुनहरी सुल्की बालों में हाथ फेरते हुए बोला। उसके जवाब पर प्रोफेसर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, जबकि पूरी क्लास की हंसी छूटने वाली थी, मगर सब बमुश्किल खुद को रोके हुए थे। वरी की ऐसी हरकतों की वजह से पूरी क्लास हमेशा उससे परेशान रहती थी। सब जानते थे कि अगर वरी को हंसने की इजाज़त मिल गई तो फिर पूरी क्लास का नज़म ख़राब हो जाएगा। गेट आउट ऑफ माई क्लास, प्रोफेसर ने हाथ से बाहर की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा। सर, ऑल राइट। वरी ने मसनूई संजीदगी इख्तियार करते हुए सर झुकाया, अपना बैग उठाया और क्लास से बाहर निकल गया। प्रोफेसर ने अफसोस से सर हिलाया, जबकि पीछे राफा शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? सबा ने नाराज़ी से कहा।
تم جانتی تو ہو میرے لیٹ آنے کی وجہ، ایسے مت کہو، نبی نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ صبا فوراً نبی کی طرف متوجہ ہوئی۔ سوری یار، میرا ایسا مطلب نہیں تھا، وہ صفائی دیتے ہوئے بولی۔ نبی کو صبا اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نبی کے گھر میں کتنے مسائل تھے، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ گھر والوں کے رویوں اور دکھوں کے علاوہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتی تھی۔ چلو یار، سب چھوڑو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور ویسے بھی پہلے پیریڈ کا وقت ابھی ہے، تم نے کچھ کھایا بھی نہیں۔ صبا نے نبی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کینٹین کی طرف کھینچا۔ میری دعا ہے ایک دن کوئی شہزادہ آئے اور تمہیں ان سب ظالموں سے بچا کر لے جائے۔ صبا نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا اور نبی کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگی۔ نبی ہلکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے درد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میری بدقسمت زندگی میں ایسا کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ نہیں یار، اللہ نے تمہارے نصیب میں ضرور کچھ اچھا لکھا ہوگا، امید مت ہارو، دیکھنا اللہ تمہیں بہترین انسان دے گا، بالکل ڈیشنگ، ہینڈسم، کیئرنگ اور سویٹ۔ ابھی اٹھو جلدی، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی آ گئے تو دیکھ لینا۔ صبا نے اسے خیالات میں گم دیکھ کر اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تاکہ وہ ہوش میں آئے۔ نبی مسکرا دی جبکہ صبا دوڑتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنے بلاک کی طرف جا رہی تھی اور جاتے جاتے بولی، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ویری، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ورین نے آواز سن کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک ہاتھ میں اس نے بیگ پکڑا ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا۔ سامنے رافع کھڑا تھا۔ وہ بظاہر نارمل نظر آ رہا تھا مگر اس کے لہجے میں واضح غصہ موجود تھا۔ ورین نے سامنے کھڑی لڑکی کی طرف دیکھا جو انتہائی شارٹ ڈریس میں کھڑی تھی۔ جسٹ اے منٹ ڈارلنگ، وہ لاپرواہی سے بولا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رافع کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ ورین کے چہرے پر بے فکری تھی جبکہ رافع کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ کیا ہوا میرے جگر، میری جان رافع؟ وریم نے انتہائی معصوم انداز میں کہا جس سے رافع مزید جل اٹھا۔ یہ کیا طریقہ ہے، اور تم کلاس سے باہر کیوں آئے ہو؟ رافع نے خود پر قابو رکھتے ہوئے نارمل لہجے میں پوچھا، حالانکہ وہ اندر ہی اندر غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ورین نے کندھے اچکائے۔ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے بے فکری سے پوچھا۔ یہ سن کر رافع کا غصہ اور بڑھ گیا۔ تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ ہر وقت لڑکیوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہو، آخر کب تک ایسا چلے گا؟ یہ سب چھوڑو اور مجھے بتاؤ، تمہاری وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں؟ آنٹی اور انکل دونوں فکر کرتے ہیں۔ اگر تم فیل ہو گئے تو پھر کیا کرو گے؟ یہ ہمارا آخری سیمسٹر ہے، ان لوگوں کی فکر نہ صحیح کم از کم اپنی تو قدر کرو۔ اور ایک بات، ان فضول حرکتوں کو چھوڑو اور پڑھائی پر توجہ دو۔ اس وقت دونوں یونیورسٹی کی پارکنگ ایریا میں کھڑے تھے جہاں زیادہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے۔ رافع کافی دیر سے دل کا بوجھ نکال رہا تھا۔ وریم نے لمبی سانس لے کر بات شروع کی۔ مجھے پتا ہے نا کہ پاپا کا بزنس آخر مجھے ہی سنبھالنا ہے، پھر یہ پڑھائی والی بات تو ویسے بھی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر بولا، دوسری اور سب سے ضروری بات، مرتضیٰ کاظمی وریام اتنا بھی گرا ہوا نہیں کہ ہر جگہ منہ مارتا پھرے۔ آج تک خود کسی کے قریب نہیں گیا، لڑکیاں خود میرے قریب آتی ہیں، وہ بے فکری سے بولا۔ اور ویسے بھی میرا ٹیسٹ اتنا برا نہیں کہ ہر جگہ منہ مارتا پھروں، شاید اس دنیا میں کوئی ایسی ہو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ وریم مرتضیٰ کاظمی کا منہ لگائے گا، اور وہ بھی خود سے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک آنکھ دبا دی۔ رافع اسے کھلے منہ اور حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وری اپنی برانڈڈ یونیفارم سنبھالتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گیا جبکہ رافع ابھی تک صدمے میں کھڑا تھا۔ ان دونوں کی عادتیں چاہے جتنی مختلف تھیں مگر بچپن کی دوستی بہت گہری تھی۔ وہ دونوں ایک جان کی طرح تھے۔ رافع وری کو بہت اچھی طرح جانتا اور مانتا تھا مگر اس وقت وہ واقعی حیران تھا۔ وری کی بے باک باتوں نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس بات کا ایسا مطلب نکالے گا۔ وریم نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پلیز غصہ مت کرے مام، رات ہو جائے گی، میں دوستوں کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ او گاڈ، تم پھر باہر جا رہی ہو؟ مام نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ وہ خاموش کھڑی رہی مگر اس کے چہرے پر ضد صاف نظر آ رہی تھی۔ تمہارے بھائی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایک تو نبی کا بھوت اس کے سر پر سوار ہے اور اوپر سے شرما آگ میں گھی ڈال رہی ہے۔ تمہارے باپ کو جواب دوں تو کیا دوں، میں تو عذاب میں آ گئی ہوں۔ سلمہ بیگم غصے سے بولتے بولتے اچانک رک گئیں۔ مام، یہ بھائی کو کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کب کہا کہ وہ نبی میں انٹرسٹڈ ہے؟ شرما ماں کی ڈانٹ کے باوجود بھائی کی بات پر چوک گئی اور فوراً سوال کرنے لگی۔ وہ صاف صاف کہہ چکا ہے کہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف نبی سے، پہلے ہی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا۔ سلمہ بیگم پریشانی سے بولی، میں اس گھر میں اس لڑکی کا وجود ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتی، اور اب وہ اسے بہو بنا کر لانے کی بات کر رہا ہے۔ شرما غصے سے بولی،
माम, मैं नहीं मानती। उसने भाई को अपने जाल में फंसाया है। वो जितनी मासूम नजर आती है उतनी है नहीं, वो तल्ख लहजे में बोली। वो बहुत खूबसूरत भी है। इस मामले में कुछ करना होगा, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। शर्मा की आवाज़ में बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। शर्मा गुस्से और नफरत में जल रही थी। नबी की खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। वो मुसलसल अपनी माँ को उसके खिलाफ भड़का रही थी। नबी से सबकी नफरत वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। मैं इस बला का कुछ न कुछ ज़रूर करूँगी, शर्मा नफरत भरे लहजे में बोली। वो उस यतीम लड़की के रास्ते में मज़ीद कांटे बिछाने के बारे में सोच रही थी। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। लैली, अपने पीछे से आती आवाज़ पर लैली ने मुड़कर देखा। सोजी उसे देखते हुए उसके पास आ गई। मैं तो ठीक हूँ स्वीटहार्ट, तुम सुनाओ, उसने बालों को एक अदा से झटकते हुए कहा। लैली उसे खामोशी से देखती रही, जबकि सूजी हस्बे आदत पुरएतमाद अंदाज में खड़ी थी। लैली अभी सोजी की बात का जवाब भी न दे पाई थी कि अचानक क्लब में शोर होने लगा। दोनों की तवज्जो फौरन दूसरी तरफ चली गई। सामने वो अपने मखसूस अंदाज में खड़ा लड़कियों से बातें कर रहा था। ओह माय गॉड, ही इज सो हॉट, सोजी ने सर्द आह भरते हुए उसकी तरफ देखकर कहा। लैली ने भी एक नज़र उसकी तरफ डाली। उस वक्त वो ब्लीफ शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहने हुए था। उसकी गहरी भूरी आंखें, मगरूर अंदाज, दरमियाने भरे होंठ, तेज नकोश और जेल से सेट किए हुए भूरे बाल उसकी शख्सियत को मजीद दिलकश बना रहे थे। वो वाकई गैर मामूली शख्सियत का मालिक लग रहा था। वहाँ मौजूद तकरीबन हर लड़की उस पर फिदा थी। यार देख, सब कैसे उसके साथ चिपकी हुई हैं, सोजी ने लेली के सुर्ख होते चेहरे को देखते हुए कहा। सोजी गुस्से से बोल रही थी। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था। चाहे कोई कुछ भी कर ले, मगर लेली की जगह कभी नहीं ले सकता। ये कहते हुए उसने एक ही सांस में ग्लास का बाकी मशरूब भी पी लिया और दूसरा ग्लास उठा लिया। अगर बात ऐसी है और वाकई तुम्हारे लिए वो इतना अहम है तो आज सबके सामने उसे मौका दो। अगर उसने कोई गलत रद्द-ए-अमल ना दिया तो फिर मान लूंगी कि तुम ठीक हो सोजी, वो तंजिया अंदाज में बोली और दूसरी तरफ रुख फेर लिया। वो जानती थी कि ऐसा कुछ होना आसान नहीं था। वॉच एंड वेट बेबी, वो अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें मुश्किल से खोलते हुए बोली और उसी तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल होते ही उसने लाइट ऑन की। अंधेरे ने जैसे उनका इस्तकबाल किया था। शामला जान घुटनों में सर दिए बैठी थी। शामला, आप ठीक है? क्या हुआ है? वो बेचैनी से पूछते हुए उनके पास बैठ गई। शामला जान ने आहिस्ता से आंखें खोली। मुसलसल रोने की वजह से उनकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। मुझे जान बीबी से मिलना है मामा, वो उनकी तरफ देखते हुए बोले। ये कहते ही उनकी आवाज़ भर आई और वो दोबारा से सक उठी। आप जानती हैं, ऐसा मुमकिन नहीं। वो प्यार से उनके आंसू अपनी उंगलियों की पोरों से साफ करते हुए बोली। मामा, आज जान बीबी मेरे लिए बहुत तड़प रही हैं। मुझे ले चलें प्लीज़। मुझे किसी की परवाह नहीं, कोई कुछ भी कहे। वो जिद करते हुए अपना सर उनके कंधे पर रखकर बोली। शामिला की सारी उम्मीद पहले ही टूट चुकी थी, मगर अब भी दिल में एक उम्मीद बाकी थी। वो नहीं मानेंगे, उन्होंने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। आप बस उनसे बात करें, अगर वो मान जाएं तो मैं चली जाऊंगी। वो फौरन सर उठाते हुए अपनी माँ से बोली। जान, मगर अब आप नहीं रोएंगी, मैं आपको ज़रूर ले जाऊंगी। वो मोहब्बत से उनका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली और उनके आंसू साफ करने लगी। शामिला ने खामोशी से सर हिलाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। आप यहाँ? पापा को कैसे पता चला? वो खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ बमुश्किल बोली। उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और उसकी तरफ देखते हुए बोला। मैं तुम्हें लेने यूं नहीं आ सकता क्या? वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए था। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई रिजवान, आप आ सकते हैं। वो बमुश्किल अल्फाज अदा कर सकी। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। फिर डर क्यों रही हो? ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा। वो खौफज़दा होकर पीछे हटने लगी। गाड़ी में बैठो। उसकी आवाज़ में ऐसा हुक्म था कि वो खुद ब खुद पीछे हट गई। नाया ने मजीद देर ना की। उसने मजबूती से अपना दुपट्टा थामा और दूसरी जानिब से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। आज तो हुआ क्या है तुम्हें? आज तो मुझे वरी से मिलवाने वाली थी, वो लापरवाही से कहते हुए जूस का घोंट लेते हुए बोली। रदा ने अपने सामने बैठी आयत की तरफ देखते हुए कहा। आज वो यूनी नहीं आया, डोंट वरी, कल ज़रूर मिलवाऊंगी। वो सिर्फ एक हफ्ते से यूनी में थी, मगर उस दौरान वरी यूनी का मशहूर नाम बन चुका था। एडमिशन के पहले ही हफ्ते वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया था और तकरीबन हर लड़की की ज़बान पर सिर्फ उसी का नाम था। आयत भी इसी बेसब्री में थी। वो खुद उसे देखना चाहती थी। वो तस्दीक करना चाहती थी कि क्या वाकई वो इतना खूबसूरत है जितना सब कह रहे हैं, या फिर सब लड़कियों की नज़रें ही कमज़ोर हैं। रदा ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ओके, अपनी ज़बान को काबू में रखना, उसे घूरना मत। कल वो ज़रूर आएगा, तैयार रहना।
तुम ऐसे क्यों परेशान हो रही हो जान? परेशान मत हो, मैं कोई इतनी भी शरीफ बच्ची नहीं हूँ कि कुछ न करूँ। वो मासूमियत से आंखें मटकाते हुए बोली और फिर अपनी पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक की तरफ मुतवज्जे हो गई। रदा ने भी दुआ करते हुए सर हिला दिया। हाय, हाउ आर यू? अपने पीछे से आती जानी पहचानी आवाज़ पर उसके माथे पर बुल उभर आए, मगर उसने फ़ौरन खुद को संभाला और मुड़ गई। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लेला से मुखातिब हुआ। ये लेला, आई एम फाइन, एंड यू? मैं भी ठीक हूँ, लेला ने बमुश्किल जवाब दिया। इसी दौरान वरियाम, जो अभी कुछ दिन पहले ही यूनी में आया था, लेला के साथ बात करते हुए दिखाई दिया। ओके डॉर्लिंग, मैं अभी आती हूँ। वो मुस्कुराते हुए उसके गाल पर बोसा देकर वहाँ से निकल गई।